कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहाँ दे रखा है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। पार्ट 1 में अभी हमने क्या शुरू करा? बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट कर लिया है। क्या है फर्स्ट पार्ट? मतलब फर्स्ट पार्ट इक्विटी जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ना, तो इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड एक ही बात होती है। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शेयर वारंट्स और फिर एक लाइन आइटम शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो हम क्या टच कर रहे हैं? लायबिलिटीज में पहले नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज मेजर हेड है, चार सब हेड्स हैं। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कोर्स में नहीं है। हाउएवर प्रेजेंटेशन का आपको पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं इतना पता होना चाहिए। उनकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है। सर आपने तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में बोला था, वो तो बताया था। अदर लॉन्ग टर्म मतलब ये दोनों हैं आगे जाके ना आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब आगे जाके जो फर्दर एनालिसिस है रेशियो एनालिसिस में, कैश फ्लो में, यही दो इसके सब हेड्स माने जाएंगे। इसी के कंटेंट पे कैलकुलेशन आ सकती है। बट बैलेंस शीट में आपको प्रेजेंटेशन वाइज कहां पे आता है ये पता होना चाहिए। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो डायरेक्ट अमाउंट होता है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आता है आपको बेसिक एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए। मतलब रिस्क क्या लेना। अब वो बोले हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं है बट बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, ये तो हमने बोला था आ सकता है। अब आ सकता है तो फिर उसको कोई आइटम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो रिस्क नहीं लेंगे, हम कर लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज के चार सबहेड्स, एक एक करके बात करते हैं। पहला क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने पैसे बोरो करे लॉन्ग टर्म के लिए, उसको जो हमने रीपे करना है, उसको रीपे करने के लिए हमारे पास पीरियड कितना है? मोर देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल। अब तो बड़े हो गए हो, लास्ट क्लास में सीख लिया ना, ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी मोर देन 12 months, कैन इट बी लेस देन 12 months? But for the purpose of categorization of current or non-current, even if the operating cycle is less than 12 months, अगर 12 months के अंदर अंदर पेमेंट है तो वो करंट लायबिलिटी ही मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज 10 months, पेमेंट इज ड्यू विद इन 12 months, तो भी वो करंट ही मानी जाएगी। तो दोनों क्राइटेरिया में से कोई भी फुलफिल हो जाए तो वो करंट ही माना जाता है। तो नॉन करंट बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल और बियॉन्ड 12 months। ओके, आपके पास टाइम है एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा उसको पे ऑफ करने का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के एग्जांपल्स आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। जब सोचो, एक मेजर हेड है नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसके चार सब हेड्स हैं और चार में से दो कोर्स पे नहीं है, तो बाकी दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि मतलब उनके आइटम्स ही बचे उनके पास पूछने के लिए, तो वो तो पूछेंगे ही। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, चाहे बैंक से हो चाहे किसी और इंसान से हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड। अदर लोन्स एंड एडवांसेस ऑब्वियसली कौन से? जो हमने बोरो कर रखे हैं, क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस ऐसे भी होंगे जो हमने आगे किसी और को दे रखे हैं, वो भी लोन्स एंड एडवांसेस ही होते हैं। तो नेचर टू बी स्पेसिफाइड मतलब वो बताएंगे कि भैया डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट। लॉन्ग टर्म के बोरोइंग्स हैं ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्लियर आइटम्स है? कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है ये? मैंने डिबेंचर्स इशू करे, लॉन्ग टर्म लोन है एक तरह से, 5 साल का लोन है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 साल का है, मैंने डिबेंचर्स इशू करे, तो जब मैंने इशू करे उस साल की बैलेंस शीट डेट में कहां पे शो करेंगे? नालायक, जिस साल में इशू करे डिबेंचर्स, तो 5 साल के लिए इशू करे हैं, 5 साल के लिए लोन बोरो करा है, तो जिस साल में इशू करे तो उस साल तो एट द एंड ऑफ द ईयर भी 4 साल बचे होंगे, चाहे फर्स्ट को इशू करे हो तो भी 4 साल बचे। तो क्या आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज में? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। यस और नो? अब 4 साल हो चुके हैं, 4 साल के बाद जब बैलेंस शीट बन रही है,
if the amount is payable within 1 year, if the amount is payable within 1 year, मैंने तो बोरो किया था लॉन्ग टर्म के लिए, अरे भाई कभी तो टर्म खत्म होगी, 5 साल के लिए बोरो किया था, 4 साल हो गए, अब तो लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर ड्यू है, तो उसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोलते हैं उसको? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। बोरो आपने किए थे इनिशियली लॉन्ग टर्म के लिए, बट पीरियड लैप्स हो गया, अब जो रिमेनिंग टाइम है वो ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, नाउ द टाइम पीरियड लेफ्ट इज लेस देन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो क्या मान लिया जाएगा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब वो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं रहेगा, अब वो क्या माना जाएगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आएगा वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, अब किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। ध्यान रखना, ध्यान रखना। A part of the long term borrowings may become due for repayment within 12 months। ये सारी कहानियां मैंने आपको सुना दी। अब वो कहां जाएगा? इट विल बी शोन अंडर करंट लायबिलिटीज, मेजर हेड, सब हेड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कोई भी डाउट? तो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो आगे जाके अब हमें ये करंट लायबिलिटीज में दोबारा अंडरस्टैंड नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? आप बताएं क्या मतलब है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का? बी लाउड एंड क्लियर। कंपनी ने कोई भी लोन बोरो किया था, भी डिबेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, कोई भी लोन बोरो किया था, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के लिए, at the end of 4 years, or if as the time passes, if the remaining time is less than 1 operating cycle or less than 12 months। आपने बोरो किया था 5 साल के लिए, now as the time passes, as we move forward, the remaining time will keep reducing। 1 साल के बाद 4 साल रह जाएंगे, फिर 3 साल रह जाएंगे, फिर 2 साल रह जाएंगे, तो जब सिर्फ 1 साल रह जाएगा, it will be shown under current liabilities, major head, sub head, short term borrowings। बिल्कुल ठीक। deferred tax asset, deferred tax liability not in course, as it is item दिया होगा, deferred tax assets non current assets में आएगा, deferred tax liability non current liabilities में आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉट इन कोर्स, बट ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? प्लीज ये पता होना चाहिए, जो नहीं, मैं आपको फालतू चीजें नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? बट ये पता होना चाहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, अगर सिर्फ ट्रेड पेबल्स लिखा है, ऑलवेज ट्रीट देम एज करंट लाइबिलिटीज। अगर सिर्फ ट्रेड पेबल्स लिखा है तो करंट लाइबिलिटीज और बिल्स पेबल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलवेज करंट लाइबिलिटी। बट अगर स्पेसिफिकली मेंशन है ट्रेड पेबल्स पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, तो हो गए ना नॉन करंट। ट्रेड पेबल्स पेबल आफ्टर 12 मंथ्स उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तब वो नॉन करंट माने जाएंगे। तो ट्रेड पेबल्स इफ अग्रीड टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ओनली इन दैट केस, ओनली इन दैट केस वो कहां चले जाएंगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। नॉर्मल सिनेरियो में ट्रेड पेबल्स कहां जाएंगे? करंट लाइबिलिटीज में भी आ जाएंगे, ठीक है जी। ओनली इफ दे आर पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। एक ये आपको बस एग्जांपल पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो एक चीज कवर होती है, ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमने इशू करे, डिबेंचर्स कहाँ शो करते हैं? डिबेंचर्स इशूड कहाँ पे शो करते हैं बैलेंस शीट में? चाटा मारिए उसे, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, वही तो चल रहा है। डिबेंचर्स का शो करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, सब हेड है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में कैसे कैसे कर सकते हो आप? जीसस। तो डिबेंचर्स जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो प्रीमियम भी तो एडिशनल लाइबिलिटी है। प्रीमियम कहां शो करते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज में ही, बट
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद ही करना है, उसमें आपका काम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ मर्ज करके नहीं खाते, क्योंकि डिबेंचर्स आर शोन एट फेस वैल्यू। प्रीमियम का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। कहाँ शो करते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। प्रीमियम चाहे डिबेंचर्स का हो, चाहे प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स का हो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बी प्रेजेंटेशन उसकी। क्लियर? कोई डाउट? बस इतना पता होना चाहिए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, लेकिन ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में से आइटम्स, कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। तो एग्जांपल्स आपको क्या पता है? ट्रेड पेबल्स इफ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, और मोर इंपॉर्टेंटली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्रिएट करा है आपने कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीट करने के लिए, तो इसमें नॉर्मली रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड पेमेंट्स आती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड। तो एग्जांपल प्रोविजन लाइक प्रोविजन एक तो हो गया आपका प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, ये रहा प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। बस आपको एग्जांपल्स बताने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट्स में से आपने कुछ पैसा साइड में ब्लॉक करके रख दिया है कि फ्यूचर में मेरी एक लायबिलिटी अराइज होगी, मुझे पे करना है। तो प्रोविजंस आर क्रिएटेड टू मीट नोन लायबिलिटीज, बट द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी एसरटेन्ड विद एक्यूरेसी। एग्जैक्टली कितना है मुझे पता नहीं, तो मैंने अभी एक एस्टिमेटेड प्रोविजन क्रिएट कर दिया है, बट एक ऐसी लायबिलिटी के लिए जो 1 साल के बाद पे करनी है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के कुछ एग्जांपल्स, आपका प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर पेंशन फंड, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव, और एग्जांपल दिया प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। वारंटी कंपनी गुड्स बेचती है वारंटी के साथ कि आपको 5 साल की वारंटी दी, अरे भैया आपने तो दे दी 5 साल की वारंटी। अब वो आ सकते हैं ना, चीजें खराब हो सकती है, तो पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो ना। खर्चा हो सकता है आपका, कुछ कितना होगा पता नहीं, बट किसी ना किसी का तो गीजर खराब होगा ही होगा, तो वो ठीक कराने आएगा ही आएगा, तो उस पर पार्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के 4 सब हेड्स: लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपको सबके आइटम्स पता होना चाहिए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को छोड़ के, उसको खुद ही एक आइटम है, उसको कुछ नहीं पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के भी एग्जांपल्स पता होने चाहिए। क्लियर? क्या था ये? नॉन करेंट लाइबिलिटीज।